नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के प्रीवियस ईयरली जो क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, जिन जिन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो पहला सवाल होगा वो होगा, व्हाट इज़ द नॉर्मल नियोनेटल हार्ट रेट। सो यहाँ पे उसके ऑप्शंस है 120/160 बीट पर मिनट, 100/120 बीट पर मिनट, 160/20 बीट पर मिनट, 80 to 100 बीट पर मिनट। सो इसका सही जवाब क्या होगा? तो नियोनेटल होता है उसका हार्ट रेट क्या हो सकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 120/160 बीट पर मिनट। नियोनेटल का जो नॉर्मल वाइटल्स होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप ध्यान से देख लो। टेम्परेचर जो होता है तो 36.5 to 37.5 सेल्सियस, पल्स रेट 120/160 बीट्स पर मिनट, रेस्पिरेशन 40 to 60 बीट्स पर मिनट, ब्लड प्रेशर 60/40 mmHg, एंड सैचुरेशन लेवल 95 to 100% इसका सैचुरेशन लेवल होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the which of the following is not transmitted by the needle stick injury। निडल स्टिक इंजुरी से इनमें से कौन सा डिसीज़ है जो ट्रांसमिट नहीं होता? ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी स्क्रब टाइफस, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस सी। सो HIV, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, ये डिसीज़ जो होते हैं वो निडल स्टिक इंजुरी से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे पूछा है कौन सा हो नहीं सकता, तो इसका जवाब सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्क्रब टाइपस। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कोल्ड चेन मस्ट बी मेंटेन। इनमें से कौन सी वैक्सीन ऐसी है जिसको कोल्ड चेन में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है? ऑप्शन ए किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन बी लाइव वैक्सीन, ऑप्शन सी टॉक्साइड्स, ऑप्शन डी सीरम। सो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी लाइव वैक्सीन्स होगा, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट दी गई है ऐसे कौन से वैक्सीन्स है जिनका जो लाइव वैक्सीन कौन कौन से है और किल्ड वैक्सीन कौन कौन से होते हैं। लाइव वैक्सीन में BCG, इन्फ्लुएंजा, MMR, पोलियो, रोटावायरस, टाइफॉइड, देन चिकन स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर, जोस्टर, these all are come under the live vaccines, and under kill vaccine DPT, hepatitis A, hepatitis B, HPV, IPV, देन मेनिंगोकोकल, ये सारे टाइफॉइड, रेबीज, ये जो सारे हैं वो किल वैक्सीन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब मोस्ट पेनफुल टाइप ऑफ बर्न कौन सा होता है? ऑप्शन ए फर्स्ट डिग्री बर्न, ऑप्शन बी सेकेंड डिग्री बर्न, ऑप्शन सी थर्ड डिग्री बर्न, ऑप्शन डी फोर्थ डिग्री बर्न। सो बेसिकली हमें बर्न्स के जो टाइप होते हैं वो हमें पहले पता होना चाहिए। सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, सेकेंड टाइप ऑफ डिग्री, सेकेंड डिग्री बर्न। सो यहाँ पे वीडियो में फ़ोटो में दिखाया गया हुआ है कि फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न एंड दिस इज़ फोर्थ डिग्री बर्न। और यहाँ पे स्किन के लेयर दिए गए हैं, दिस इज़ एपिडर्मिस, दिस इज़ डर्मिस, दिस इज़ एडिपोस टिश्यू, दिस इज़ मसल एंड अंडर दिस बोन। सो यहाँ पे फर्स्ट डिग्री बोन में सिर्फ एपिथेलियम इन्वॉल्व होता है, और सेकेंड डिग्री बोन में एपिथेलियम एंड एपिडर्मिस एंड डर्मिस इन्वॉल्व होता है सेकेंड डिग्री बर्न में, और थर्ड डिग्री बर्न में एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सम अमाउंट ऑफ एडिपोस टिश्यू may also involve, and फोर्थ डिग्री बर्न में टोटल एपिडर्मिस, डर्मिस, एडिपोस टिश्यू, मसल एंड बोन विजिबल होता है उसमें, उसको फोर्थ डिग्री बर्न कहते हैं। सो मोस्ट पेनफुल जो बर्न होता है वो सेकेंड डिग्री बर्न होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रबिंग विल बी कंसिडर्ड एज। सो इसमें से कौन सी स्क्रबिंग है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं? सो केमिकल डिसइंफेक्शन, फर्स्ट इज ऑप्शन ए केमिकल डिसइंफेक्शन, ऑप्शन बी फिजिकल डिसइंफेक्शन, ऑप्शन सी फिजिकल स्टरलाइजेशन केमिकल, एंड ऑप्शन डी केमिकल स्टरलाइजेशन। सो स्क्रबिंग हम किसको कंसिडर कर सकते हैं इसमें से? सो स्टरलाइजेशन तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि स्टरलाइजेशन इज अ कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
उसको स्टरलाइजेशन कहते हैं, केमिकल हो या फिजिकल हो। इसमें बचता है केमिकल और फिजिकल। सो स्क्रबिंग हम दो तरह से करते हैं। एक तो हम अगर पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव या प्री ऑपरेटिव हो, उसको प्रिपरेशन के लिए या वुंड स्टरलाइजेशन के लिए हम उसको वुंड डिसइंफेक्शन के लिए हम फिजिकल डिसइंफेक्शन का यूज़ करते हैं। केमिकल डिसइंफेक्शन गलत जवाब है, तो इसका सही जवाब होगा फिजिकल डिसइंफेक्शन। So next question is extra calorie needed during second trimester of pregnancy is कितनी अमाउंट की एक्स्ट्रा कैलोरीज प्रेग्नेंट वुमन को सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज़रूरी होती है। यहाँ पे ऑप्शन ए है 300 किलो कैलोरीज, 400 किलो कैलोरीज, 600 किलो कैलोरीज एंड 700 किलो कैलोरीज। सो 300 किलो कैलोरीज इसका जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि 300 किलो कैलोरीज हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन बिटवीन ऑफ 150 टू 300 किलो कैलोरीज लगती है। इन सेकेंड ट्राइमेस्टर इसका सही जवाब जो होगा वो 500 किलो कैलोरीज, 500 किलो कैलोरीज इसका सही जवाब होगा। थर्ड ट्राइमेस्टर में 600 किलो कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है। और ऑप्शन आफ्टर प्रेगनेंसी ड्यूरिंग लैक्टेशन 700 किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द वुमेंस वेट, प्रीमोडियल कंडीशंस, लाइफस्टाइल, इसके अकॉर्डिंग ये कैलोरीज की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। ऑप्शन बी। सो विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज अ यूनिवर्सल रेसिपेंट, मतलब ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो बाकी सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है। ऐसा पर्सन जो बाकी सभी ब्लड ग्रुप के लोगों से ब्लड रिसीव कर सकता है। सो इसका जवाब होगा, क्या हो सकता है इसका जवाब। सो इसका जवाब जानने से पहले हम यहाँ पे एक चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो डोनर्स ब्लड टाइप एंड दिस इज रेसिपिएंट डोनर टाइप। हमें क्या देखना है, यूनिवर्सल रेसिपेंट। ओके, रेसिपेंट, यूनिवर्सल रेसिपेंट मतलब ए बी पॉजिटिव पर्सन कैन गेट अ ब्लड फ्रॉम ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, बी निगेटिव, बी पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए पॉजिटिव, ए बी निगेटिव एंड ए बी पॉजिटिव। दिस ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप कैन डोनेट ब्लड टू द ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पर्सन। सो यहाँ पे हमें ये जो ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है वो हमें यूनिवर्सल रेसिपिएंट की तरह हमें दिखाई देता है। और यूनिवर्सल डोनर कौन है, सो यूनिवर्सल डोनर जो होगा वो ओ निगेटिव होगा। सो इसका सही जवाब क्या होगा, सी, ऑप्शन सी, ए बी पॉजिटिव। ओके, द फर्टिलाइज ओवम रीचेस टू द यूट्रस इन हाउ मेनी डेज। सो जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो यूट्रस में कब तक, कौन से दिनों में पहुंचता है। सो इसका जवाब क्या हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसका जवाब क्या हो सकता है। सो इसका जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, 10 to 12 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच वीक मदर फील द मूवमेंट ऑफ द बेबी। सो ऑप्शन ए 10 to 12 weeks, ऑप्शन बी 12 to 14 weeks, ऑप्शन सी 14 to 16 week, ऑप्शन डी 18 to 20 weeks। सो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 14 to 16 weeks। So which of the following is the first discovered vaccine? So option A chickenpox, option B rabies, option C smallpox, option D H1N1 फ्लू। तो यहाँ पे मैंने पूरी तरह से जो डायग्राम दिया गया है इसमें कौन सी सेंचुरी में कौन सा वैक्सीन डिस्कवर किया गया, कौन से साइंटिस्ट के द्वारा ये वैक्सीन डिस्कवर किया गया। फर्स्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डिस्कवर हुआ, उसके बाद रेबिस वैक्सीन डिस्कवर हुआ, उसके बाद टाइफॉइड वैक्सीन डिस्कवर हुआ, उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन डिस्कवर हुआ, उसके बाद इन्फ्लुएंजा वैक्सीन 1942 में डिस्कवर हुआ, पोलियो वैक्सीन 1953 में डिस्कवर हुआ। इन अर्ली 20th सेंचुरी 1969 में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन डिस्कवर हुआ, 1971 में MMR का वैक्सीन डिस्कवर हुआ, 1977 में निमोकोकल वैक्सीन डिस्कवर हुआ, 1995 में हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन और 2006 में HPV वैक्सीन डिस्कवर हुआ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो स्मॉल पॉक्स, इसका जो सही आंसर होगा वो स्मॉल पॉक्स होगा। ओके,
So next question, which among the following is responsibility of the scrub nurse in the operation theater? So ऑपरेशन थिएटर में जो स्क्रब नर्स रहती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये हमें पहले पता होनी चाहिए. सो उससे पहले दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऑपरेशन थिएटर में किन दो तरह की नर्सेस होती है. सो फर्स्टली ऑपरेशन थिएटर में किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन से दो तरह की नर्सेस ऑपरेशन थिएटर में मोस्टली वर्क करती है. इन द पेयर. सो पैर में वर्क करने के लिए एक सर्कुलेटरी नर्स होती है और एक स्क्रब नर्स होती है. बहुत से ऐसे वाइवा होते हैं जिनमें आपको पूछा जाता है स्क्रब नर्स का क्या काम रहता है, सर्कुलेटरी नर्स का क्या काम रहता है. सो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. सो पहले हम सर्कुलेटरी नर्स का काम देख लें तो इसके बाद स्क्रब नर्स का काम देख लेते हैं. सो सर्कुलेटरी नर्स जो होती है वो पेशेंट को ओटी के लिए प्रिपेयर करना, प्री ऑप में बुलाना, पेशेंट के पूरे ऑर्नामेंट्स वगैरह निकाल के उसको ऑपरेशन के लिए तैयार करवाना, शेविंग वगैरह करवाना, पेशेंट को वेरीफाई करना, पेशेंट की सर्जरी वेरीफाई करना, पेशेंट का कंसर्ट लेना, पेशेंट का कंसर्ट लेना, जो ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट है उनके अरेंजमेंट करवाना, सर्जन को ग्लविंग एंड गाउनिंग करवाना. ये सारी जो चीज़ें है वो सारी सर्कुलेटरी नर्स करवाती है. और जो स्क्रब नर्स होती है वो सर्जन को ड्यूरिंग सर्जरी असिस्ट करती है. ड्यूरिंग सर्जरी वो असिस्ट करते टाइम उसकी जो काम रहते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि गॉज का काउंट रखना, देन मॉप का काउंट रखना, इंस्ट्रूमेंट का काउंट रखना, अमाउंट ऑफ फ्लूइड कितना यूज़ किया गया है वो काउंट रखना, क्योंकि जो फ्लूइड यूज़ करते हैं वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाए तो हमें बाद में ये पता चलता है कि ब्लड लॉस कितना हुआ है और फ्लूइड कितना लिया गया है. वो सारी चीज़ें हमें एंड में कैलकुलेट करनी पड़ती है. सो ये सारी चीज़ों का काम स्क्रब नर्स का होता है. सो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन ए वेरीफाई एंड इन्फॉर्मिंग कंसर्न जो होता है वो सर्कुलेटरी नर्स का काम होता है. असिस्टिंग द सर्जन इन ग्लविंग एंड गाउनिंग ये भी सर्कुलेटरी नर्स का काम होता है. एंड मेंटेनिंग द काउंट रिसीविंग द पेशेंट ये भी सर्कुलेटरी नर्स का काम होता है. मेंटेनिंग द काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ये होता है स्क्रब नर्स का काम. सो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन डी होगा. While collecting history from the client admitted in the emergency department, which among of the following reported by the client is considered as the subjective data? So, while creating a nursing diagnosis or nursing care plan, primarily nurse do collect two types of data. One is subjective data and another is objective data. So subjective data is data which is provided by the patient verbally to the nurse. ये होता है subjective data. And objective data after the confirmation or after the visual inspection, the data which nurse got फ्रॉम द पेशेंट उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा. सो इसमें से कौन सा ऐसा डेटा है जो पेशेंट जो नर्स को सब्जेक्टिव डेटा की तरह से लेना चाहिए. सो फर्स्ट ऑप्शन है वीकनेस, सेकेंड इज इश्चरस, ऑप्शन सी इज हीमोफाइसिस, ऑप्शन डी इज मेलिनिया. सो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि पेशेंट खुद से बताएगा कि मुझे वीकनेस है. सो दिस इज द सब्जेक्टिव डेटा. द नर्स इज मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड. सो ये पहले पूरे तरह समझ लो. द नर्स वुड बिकम द मोस्ट कंसर्न विथ विच साइन दैट could indicate the involved complication. सो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में एक पेशेंट आया हुआ है और ऐसा कौन सा साइन है जो नर्स को कॉम्प्लिकेशन की तरह से उसको लेना चाहिए या समझना चाहिए कॉम्प्लिकेशन का साइन है. सो ऑप्शन ए है इंक्रीज रेस्टलेसनेस, ऑप्शन बी इज पल्स रेट 86 बीट्स पर मिनट, ब्लड प्रेशर 110/70 mmHg and hypoactive bowel sound in all four quadrants. So इसमें से कौन सा ऐसा साइन है जो नर्स को कंसिडरेशन में लेना चाहिए इन प्री ऑपरेटिव पीरियड.
सो हम फर्स्टली जब भी हम क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करें तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या होता है जो आपको इनअप्रोप्रिएट लग रहे हैं ऑप्शंस उसको पहले कट करते चलो। सो मुझे लग रहा है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है। सो ये जो है वो नियरली अराउंड उसके पास ही है, तो ये तो नहीं बनेगा। सो ऑप्शन बी भी 86 बीट्स पर मिनट आफ्टर ऑपरेशन, दिस इज़ नॉर्मल हार्ट रेट। सो अभी बचता है इंक्रीज रेस्टलेसनेस एंड हाइपो एक्टिव बावेल साउंड इन ऑल फोर क्वाड्रेंट। सो जो पेशेंट होता है वो ऑपरेशन के लिए आने से पहले उनको NBM रखा जाता है, मतलब नथिंग बाय माउथ दिया जाता है। सो उसकी जो बावेल मूवमेंट होगी वो ऑब्वियसली कम होगी, तो हाइपो एक्टिव मूवमेंट होगी, तो हाइपो मतलब कम, हाइपो एक्टिव मूवमेंट होगी तो इट्स एन ऑब्वियस कि उसकी जो बाउल मूवमेंट होगी वो हाइपो ही होगी, कम ही होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा जो इंक्रीज रेस्टलेसनेस, क्योंकि आफ्टर ऑपरेशन, आफ्टर सर्जरी पेशेंट को पेन होता है, पेन के लिए उसको पेन किलर दिए जाते हैं। जो भी बीपी अगर कम हो तो उसको बीपी रेगुलेशन के लिए उसको IV से IV फ्लूइड दिए जाते हैं। फिर भी अगर उसको रेस्टलेसनेस हो मतलब वो कॉम्प्लिकेशन का साइन होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a family planning nurse was educating a woman regarding oral contraceptives. She instructed her to take pill on same time every day. What is the reason behind the statement? Option A, make it as a routine. Option B, reduce the side effect of the oral contraceptives to maintain the hormonal level in blood, prevent drug to drug interaction, प्रिवेंट ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन। सो एक फैमिली प्लानिंग नर्स है जो वुमन को काउंसलिंग कर रही है कि कॉन्ट्रासेप्टिव डेली सेम टाइम पे क्यों लेनी चाहिए। सो उसका जो उसके पीछे का जो रीज़न है वो नर्स क्या बता सकती है। सो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। प्रिवेंट ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन, इसमें तो दूसरा अगर कोई ड्रग ले रही होगी वो वुमेन तो उसके लिए बोल सकती है, या टू मेक एट एज अ रूटीन, ये भी नहीं होगा। टू रिड्यूस द साइड इफ़ेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर डेली कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे तो पहले दिन ही उसको उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट या उसके एलर्जिक रिएक्शन या जो भी कुछ होगा वो पहले दिन ही उसको वो मन में दिखने चालू हो जाएंगे, तो उसके लिए डेली लेना की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा टू मेंटेन द हार्मोनल लेवल इन द ब्लड। सो ये होगा उसका सही जवाब। सो अभी के लिए इतने ही, फर्स्ट पार्ट में इतने ही क्वेश्चंस है। इसका सेकंड पार्ट है जो जल्दी अपलोड किया जाएगा, तो आप इसके साथ कंटिन्यू रहो। और अभी आपको जो नेक्स्ट पार्ट में वो जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन द, मतलब वो टॉपिक के रिलेटेड जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में वीडियो जल्दी अपलोड करने वाले हैं, जो पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 2 जल्दी, मतलब 1-2 दिनों में हम अपलोड करने वाले। सो अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो पे अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अगर कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो मेंशन कीजिए। और अगर आपको कुछ इन वीडियो में सुधार चाहिए वो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।